A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम लिंक, और इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने बात किया था हेरिडिटरी के बारे में, मतलब उन कैरेक्टर्स के बारे में जो हम इनहेरिट कर सकते हैं, जिन जो अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, हमने उनके बारे में बात किया था। कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। फिर हमने इसी चैप्टर में हमने बात किया था कि किस तरीके से हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने बात किया था कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। वन वुड बी एक्टिंग एज अ मेल एंड दूसरा जो होगा वो फीमेल होगा। तो जिसमें हमने बात किया था कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, उसके केस में भी डीएनए में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उससे काफी ज्यादा जो है डीएनए में वेरिएशंस आते हैं। हमने बात किया था कि डीएनए में वेरिएशन आना क्यों जरूरी है। जब डीएनए में वेरिएशन आते हैं वो ही एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। डीएनए में धीरे धीरे वेरिएशन आते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस आते हैं वो हेरिडिटरी ट्रांसफर हो सकते हैं। बट अगर एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर है जो वेरिएशन लेकर आ रहा है, वो फैक्टर्स जो हैं, वो ट्रेट्स जो होंगे वो कभी भी हेरिडिटरी लेवल पे ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। हमने हेरिडिटरी के बारे में बात किया, हमने बात किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात किया। उसने जो मटर के जो पौधे थे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हमने पढ़ा था। हमने बात किया कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है, मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, एक्स क्रोमोसोम कौन देता है, XY क्रोमोसोम कौन देता है, अगर कोई चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है या फादर के ऊपर डिपेंड करता है। इस टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में बात किया था। हमने इवोल्यूशन के बारे में बात किया था। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन जो होता है, एक स्पीशी जो होती है वो जैसे जैसे उसको वक्त बिताती जाएगी वो इस अर्थ पर, या जैसे जैसे उसका ओल्ड होती जाएगी वो स्पीशी, उसकी नेक्स्ट सक्सेसिव जनरेशंस आती जाएंगी, तो वो क्या होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर लेके आएगी जो उसको अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं। हमने ये वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, बीटल वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमने 3 लेवल पे एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बारे में बात किया। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। फिर हमने बात किया एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स कौन से होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हम एक्वायर करते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जिसमें जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन होती है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। हमने इन सब चीजों के बारे में बात किया। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड स्पेसिएशन। हम स्पेसिएशन के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिएशन क्या होता है? सबसे पहले आपको इस टर्म को समझना पड़ेगा। स्पेसिएशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके की स्पीशी है, एक ही स्पीशी है, अगर हमने उसको ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह पर प्लेस कर दिया, अगर वही सेम स्पीशी ज्योग्राफिकली अलग अलग जगह पे प्लेस हो जाएगी, उसके बीच में स्पेस आ जाएगी, उसके बीच में ज्योग्राफिकली डिफरेंस आ जाएगा। अगर उसके बीच में ज्योग्राफिकल गैप आ जाता है, एरिया का गैप आ जाता है, तो क्या होता है उससे? अगर आप एक स्पीशी जो अंटार्कटिका में रहती है, वही स्पीशी के 4 मेंबर्स को उठा के आपने अंटार्कटिका में भेज दिया, दूसरे जो है आपने उसको थार डेजर्ट में भेज दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, ओवर द जनरेशन, क्योंकि क्लाइमेट एकदम अपसाइड डाउन चेंज है, एक जगह पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, एक जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, या आपने एक स्पीशी के मेंबर्स को कोस्टल एरिया में भेज दिया, एक बहुत अंदर रह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में रह रहे हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से काफी सालों बाद क्या होगा, स्पीशीज अपने अडेप्टेशन शो करना शुरू कर देंगी, और वो अडेप्टेशन जो होगी वो जेनेटिक लेवल पर आना शुरू हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो स्पीशीज एक दूसरे से धीरे धीरे, सेम स्पीशी थी जिसने स्टार्ट किया था, एक दूसरे से इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी कि वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकते। हमने स्पीशी के डेफिनेशन की बात की थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। स्पीशी हम किसको कहते हैं? स्पीशी हम उसी ग्रुप ऑफ
ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और आफ्टर इंटरब्रीडिंग दे हैव अ फर्टाइल प्रोजेनी। जो उनकी प्रोजेनी होगी, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी, बच्चे जिसको कहते हैं, वो फर्टाइल होंगे। फर्टाइल मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल होंगे, तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, एक स्पीशी बोला जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन में क्या हो रहा है, ज्योग्राफिकली सेम स्पीशी के मेंबर को अगर ज्योग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्लेस कर दिया जाता है तो ओवर द ईयर्स उनके अंदर इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं कि दे जस्ट स्टॉप इंटरब्रीडिंग ऑल्सो, दे जस्ट स्टॉप रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर एज अ सेम स्पीशी। ओके, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स रीड। हमने देखा था, अभी तक क्या देखा हमने, माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में देखा हमने। दैट मीन्स दैट द चेंजेस आर स्मॉल इवन दो दे आर सिग्निफिकेंट। हमने अभी तक जो चेंजेस के बारे में बात की, बीटल है उसका कलर चेंज हो रहा है, पीज दो क्रॉस करते हैं तो टॉल प्लांट्स बनते हैं, स्मॉल प्लांट्स बनते हैं। ऑल्सो दे सिंपली चेंज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी, बट दिस डज नॉट properly explain as to how new species come into existence। हमने अभी तक बात किया कि एक स्पीशी के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नई स्पीशी कैसे बनती है इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया। ठीक है, देखो हमने बीटल वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था। वी आर थिंकिंग अबाउट स्प्लिट इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, है ना। When this happens, they can be called two independent species। यही हमने बात किया अभी। अगर एक स्पीशी जो स्टार्ट हुई है उसको जोग्राफिकली अलग अलग, एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग में प्लेस कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद उसके इतने सारे मेंबर्स अलग अलग बन जाएंगे कि वो आपस में इंटरब्रीड करना भी बंद कर देंगे। ओके, कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेस The beetle feed on are spread widely over a mountain range। अगर हमने जो बीटल वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें, अलग अलग माउंटेन रेंज में जाके हमने उनको छोड़ दिया, जो बीटल पॉपुलेशन होगी बिकम वेरी लार्ज एज अ रिजल्ट, बट इंडिविजुअल बीटल फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस। देखो अब इसके बारे में आप बात करो, हमने बीटल्स की एक पॉपुलेशन थी, एक जगह पर थी, हमने उन बीटल्स को उठाया, अलग अलग बहुत दूर दूर ले जाके अलग अलग पहाड़ों पर छोड़ दिया हमने, जहां पे वो अलग अलग तरीके की वेजिटेशन खाना शुरू उन्होंने कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि अब बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो बीटल जो है वो इंटरब्रीड जो करते हैं वो उसी छोटे से एरिया में करते हैं। मतलब आसपास की जो बुशेज होंगी, सेम बुश, उसी झाड़ी के आसपास की जो और रहेंगी, छोटे से है ना बीटल्स, वो इंसेक्ट्स, तो वो वहीं के जो लोकल एरिया है ना उसी के अंदर ही इंटरब्रीड करेंगे। इंडिविजुअल बीटल फीड मोस्टली ऑन अ फ्यू नियर बाय बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। जो भी उनका छोटा सा लाइफ टाइम होता है उसमें वो उसी जगह पर रहते हैं, अलग अलग पहाड़ों, एक पहाड़ यहाँ पे छोड़ दिया, एक यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये जो होता है यहाँ पे जो झाड़ियाँ लगी हुई है वहीं वहीं पे वो रहेंगे, यहाँ पे जो है वो यहीं पे रहेंगे, यहीं पर खाएंगे और यहीं पे रहेंगे, वो ट्रैवल नहीं करते, दे डू नॉट ट्रैवल फार, वो फार प्लेसेस पे ट्रैवल नहीं करते। तो क्या होगा, तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है, this huge population of beetle, there will be subpopulations in neighborhood। Okay, since male and female beetle have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within these subpopulation। अगर हम उसी जगह पे डिफरेंट भी जगह पे हमने उस बीटल के ग्रुप्स को छोड़ दिया तो भी जो इंटरब्रीडिंग होगी वो स्मॉल लोकलाइज एरिया के बीच में ही होगी, वो वहीं पे फीड करेंगे, वहीं पे इंटरब्रीड करेंगे। ओकेजनली हो सकता है कि वो एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी, तीसरी झाड़ी तक थोड़ा दूर तक चले जाएं, बट ऐसा नहीं होगा भाई एक कौवे ने उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे डाल दिया, बट द माइग्रेटेड बीटल विल रिप्रोड्यूस विद द लोकल पॉपुलेशन। दिस विल रिजल्ट इन द जीन्स ऑफ माइग्रेंट बीटल एंटरिंग इन अ न्यू पॉपुलेशन। देखो बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल कोर्स में क्या हो रहा है, नॉर्मल कोर्स में बीटल की पॉपुलेशन को हमने दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया, ठीक है, बट वो इंटरब्रीड कर रहे हैं एक लोकल पॉपुलेशन में। इन्होंने एक वो दिया, सिचुएशन दिया कि भाई एक क्रो ने उसको उठाया बीटल को, उसने खाया नहीं, उसको कहीं और जाके गिर दिया, ड्रॉप कर दिया कहीं और जाके, तो क्या होगा, वो बीटल अब क्या करेगा, क्या वो बीटल इतने किलोमीटर दूर सफर करके वापस अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन में आएगा? नो, क्योंकि उसमें तब तक वो इतना ट्रेवल करेगा, मान लीजिए करता भी है तो इन बिटवीन में मारा जाने वाला है। तो बीटल क्या करेगा, वो इंसेक्ट की बात हो रही है, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी तरीके से इवोल्यूशन होता है। तो क्या होगा, वो बीटल इंस्टेड ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम दैट वेरी प्लेस टू दोबारा, पहली बात उसको रास्ता पता नहीं होगा,
तो वो क्या करेगा, उसी लोकल एरिया में रहेगा जहाँ पे और बीटल है। अगर वो वहीं पे रहेगा उसी पेड़ झाड़ी वाड़ी के आसपास, तो वो लोकल पॉपुलेशन जो होगी बीटल्स की, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करेगा, उन्हीं के साथ जो है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो भी उन्हीं के साथ होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब वो बीटल किसी और झाड़ी में रहता था, पहले किसी और पहाड़ पे रहता था, कौवे ने उठा के उसको किसी और पहाड़ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो इतने सालों से अलग जगह पे रह रहा था, अलग जगह पे वो रह रहा था दूसरा पहाड़ वाले लोग बीटल्स, तो दोनों स्पीशी थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई थी, है ना, उनके बीच में वेरिएशन हो गए थे भाई, जो वो प्लांट्स खा रहे थे, जो उनको क्लाइमेट मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग। जब वो नया बीटल, जो चेंज बीटल थोड़ा सा है, वो उस नई पॉपुलेशन में आएगा तो वो उनके साथ ही रिप्रोड्यूस भी करेगा और उन्हीं के वहीं पे भी फीड करेगा। तो उससे क्या होगा, वो उनकी जेनेटिक वेरिएशन और आएगी, आप ये समझिए। दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्टली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। ये सिर्फ तभी होगा, मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ है, दूसरा पहाड़ यहाँ है, पास में ही है, ऐसा नहीं होगा इसमें कि एक पहाड़ जो है हिमालयाज है और दूसरा पहाड़ जो है एल्प्स माउंटेन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर के डिफरेंस या उससे भी ज्यादा एरिया का डिफरेंस में जाके ऐसा नहीं करेंगे वो, दैट वुड बी विद इन फ्यू किलोमीटर्स। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आया है, इतना वेरिएशन नहीं आया है कि वो स्पीशी एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पा रही है, थोड़ा वेरिएशन आया है। तो ये वाली जो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्टिल दे आर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर एज अ कॉमन स्पीशी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन ये उसको और लेकर आएगा। अगर if however between two such subpopulation a large river comes into existence, the two population will be further isolated. The level of gene flow between them over generation, genetic drift will accumulate different changes in subpopulation. अब अगर ऐसे पॉपुलेशन, देखिए ये बहुत बेसिक चीज अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो पॉपुलेशन है बीटल की, इसके बीच में अलग अलग झाड़ियों में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक है, बीच में मान लीजिए एक रिवर ने इनको क्रॉस कर दिया, नई रिवर बनती है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है नई रिवर्स बनती हैं, खत्म होती हैं, है ना। सरस्वती रिवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसके ट्रेसेस हमको मिलते हैं। तो मान लीजिए एक नई रिवर आ गई बीच में और इसने इन दोनों को काफी अलग कर दिया। तो क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में ऑल्सो ऑपरेट डिफरेंटली इन दीज पॉपुलेशन different geographical location. Thus, for example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles. अलग अलग सिचुएशन दे रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पे क्रोज खत्म हो गए, क्रोज इसके ऊपर फीड कर रहे हैं, तो क्रोज अगर खत्म हो जाएंगे तो बीटल का पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ईगल ने मान लीजिए क्रोज को खा लिया। बट दिस डज नॉट हैपन फॉर द अदर सब पॉपुलेशन वेयर क्रोज नंबर्स आर वेरी हाई। एज अ रिजल्ट द ग्रीन वेरिएशन विल नॉट बी सिलेक्टेड एट द फर्स्ट साइट while it will be strongly selected at the सेकेंड साइट। ओके, हम बात कर रहे हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट को याद करिए आप। यहाँ पे बीटल की ग्रीन और रेड पॉपुलेशन की हमने बात की थी। रेड पॉपुलेशन को पहले पिक कर लिया जाता है क्योंकि वो कलर में दिखाई दे रही है। एक जगह पे जहाँ पे क्रोज जो है बहुत ज्यादा नंबर में है, वहां पे ग्रीन पॉपुलेशन को भी ज्यादा खा लिया जाएगा, वहां पे ग्रीन वाली को भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए रेड वाली खत्म हो गई, क्रोज बहुत ज्यादा है, तो वो ढूंढ ढूंढ के ग्रीन को भी खाना शुरू करेंगे, बिकॉज उनको अपने फूड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। ये जो प्रोसेस है, टुगेदर द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन विल रिजल्ट इन दीज टू आइसोलेटेड सब पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब आप ये देखिए, ये एक दूसरे से और डिफरेंट होते जाएंगे। एक तो बीच में अलग अलग पहाड़ पे चले गए, बीच में रिवर आ गई, बीच में क्या हुआ, यहाँ पे क्रोज जो थे उसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, यहाँ पे क्रोज की पॉपुलेशन घट गई। तो जहाँ पे ज्यादा है पॉपुलेशन क्रोज की, वो ग्रीन वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, रेड और ग्रीन दोनों को खाना शुरू कर देंगे सेम तरीके से। यहाँ पे ग्रीन वाले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर आ रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, ऊपर से नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, क्रो जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, रेड वालों को पहले सिलेक्ट कर रहा है, ग्रीन वालों को बाद में। तो ये नेचुरल सिलेक्शन और ये जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दो बीटल्स के पॉपुलेशन को और एक दूसरे से डिफरेंट बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा, मेंबर्स ऑफ दीज टू ग्रुप विल बी इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद ईच अदर इवन इफ दे हैपन टू मीट। धीरे धीरे जो होगा इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे कि चाहे वो एक दूसरे को मिल भी लें बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे उस सब ग्रुप के अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए, इतने ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस इतना डिफरेंट हो गया कि वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते। There can be number of ways by which this can happen. If DNA changes are severe
enough such a change in the number of chromosomes eventually the germ cells of the two groups cannot fuse with each other. ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, डीएनए चेंज भी हो सकता है. और a new variation emerges in which green females will not mate with red males. एक नई वेरिएशन स्पीशी बन गई जिसमें कि ग्रीन जो फीमेल है वो सिर्फ ग्रीन ही कलर के बीटल्स को सिलेक्ट कर रही हैं, रेड वालों को उन्होंने सिलेक्ट करना बंद कर दिया. ठीक है. This allows very strong natural selection for greenness. Now if such green female beetle meets a red male from other group तो भी वो क्या करेगा, वो उसके साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. तो क्या होगा, धीरे धीरे रेड वाली पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और ग्रीन पॉपुलेशन जो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो दिस वाज इट. इसमें आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया है. इस पूरे स्टोरी को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने इसलिए पढ़ लिया डिटेल में कि अगर आप जिस तरीके से बीटल की पॉपुलेशन को हम एक्सपेरिमेंट करके भी स्टडी करके देखा है हमने कि क्या होता है. बीटल एक ही स्टार्ट हुआ, हमने नेचुरल सिलेक्शन वाले प्रोसेस में पढ़ा था पिछले क्लास में. अभी भी हमने तरीका देखा कि हो क्या रहा था एक्चुअली. एक जगह से दूसरी जगह पे भी वो बीच में रिवर आ जाता है तो भी वो इंटरब्रीड आपस में नहीं कर पाते. तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से स्पीशी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी कि वो क्या करेंगे, वो जो है एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करना भी बंद कर देंगे. तो हम इसे इवोल्यूशन का जो है, ये इवोल्यूशन इस तरीके से होता है. फिर हम बात करते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन. इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होता है वन स्पीशी का, वी सी अराउंड इट्स ओके. तो इस टॉपिक में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं. हमने प्लांट्स बोलते हैं, हम एनिमल्स बोलते हैं, फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं. तो हम प्लांट्स किसको बोलते हैं, एनिमल्स हम किसको बोलते हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, उनके 4 लिम्स हैं. अगर हम बात करते हैं मैमल्स की तो उन सबके 4 लिम्स हैं, चाहे वो डॉग है, चाहे वो गुरिल्ला है, चाहे वो एलिफेंट है, उन सबके कितने लिम्स हैं, उन सबके 4 लिम्स हैं. तो अगर हम बात करें एनिमल्स की भी सब कैटेगरीज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, तो मैमल्स के केस में क्या हो रहा है, उन सबके 4 लिम्स आपको दिखाई दे रहे हैं. और जो है उनके भी 4 लिम्स हो सकते हैं और अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स के भी 4 लिम्स हो सकते हैं. तो हम बात कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं. इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या हुआ, ये आपने पढ़ा था, अपने बायो के क्लास में भी आपने पढ़ा होगा और अपने ज्योग्राफी के क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा. यू नो दैट थिंग कि हमारा अर्थ के ऊपर जो लाइफ स्टार्ट हुई थी, अर्थ पे जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो कैसे स्टार्ट हुई थी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है. वो सिंगल सेल भी जो थी स्टार्टिंग में ट्रू सेल नहीं थी, है ना. उससे लाइफ स्टार्ट होती है, धीरे धीरे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज, फिर धीरे धीरे वो फुल ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना शुरू करते हैं, बड़े ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. इस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट हुआ. अब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है, इवोल्यूशन क्या होता है अब तक आप समझ गए हैं. एक ही तरीके का, मान लीजिए बैक्टीरिया ही है, एक ही तरीके का बैक्टीरिया है. एक बैक्टीरिया एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, सारे बैक्टीरियाज मर गए, 4 उसमें से बच गए. वो जो 4 बैक्टीरिया वो क्या हो गए, वो हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन गए. फिर उन्होंने आगे मल्टीप्लाई और किया, तो धीरे धीरे बैक्टीरिया से कुछ और ऑर्गेनिज्म बन गया, फिश बन गई, फिर एम्फीबियंस बन गए, रेप्टाइल्स बन गए, धीरे धीरे मैमल्स आए अर्थ पर. अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन होती जा रही है. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, अलग अलग तरीके के स्पीशीज आए, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं. अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स हम किसको कहते हैं. एनिमल्स के 3-4 डेफिनेशन बताते हैं, उनके कैरेक्टर्स बताते हैं कि भाई एनिमल वो होंगे जो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते. ग्रीन ही नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है, ग्रीन हो सकते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करते. मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो उनको हम कहते हैं एनिमल्स, है ना. वो उनके अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन के तरीके हो सकते हैं. प्लांट्स हम दूसरी तरफ से किसको कहते हैं, प्लांट्स हम कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. सबसे पहला फोटोसिंथेसिस करके क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम प्लांट्स कहते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. अगर आप ये वाले चार्ट को आप देखते हैं, चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन, पहले ऐसा था, ऐसे ऐसे, फिर इस तरीके से बनते बनते इस तरीके से ह्यूमन बींग्स बनते गए, है ना. ये हम पढ़ेंगे. तो क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, जो अगर हम क्लासिफाई करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, एनिमल किसी को हम बोलते हैं, या हम किसी को फिश बोलते हैं, या किसी को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं, तो क्या होता है, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं. वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सारे कैरेक्टर, उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म वो सारे कैरेक्टर्स को शेयर करेंगे. अगर हम ऑर्गेनिज्म एज अ होल की बात करते हैं, तो सेल जो है उनका बेसिक कैरेक्टर, जो उनकी लाइफ यूनिट है वो है सेल. एक सेल होती है
वही बेसिक यूनिट है, चाहे वो प्लांट्स के बारे में बात करें चाहे हम एनिमल्स के बारे में बात करें, सेल इज द बेसिक यूनिट, उसी से बने हैं सारे, प्लांट्स भी सेल से बने हैं और एनिमल्स भी सेल से बने हैं। तो जो करेक्टर्स होंगे इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विच वुड बी शेयर्ड बाय मोस्ट बट नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स, ओके। जो बेसिक करेक्टर होगा सेल डिजाइन दैट डिफर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज वेदर द सेल हैज न्यूक्लियस। बैक्टीरिया जो अगर होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, डू नॉट, बैक्टीरिया सेल्स डू नॉट वाइल द सेल्स ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डू। ट्रू न्यूक्लियस नहीं हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया के केस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है ना। तो हमने क्या किया, अगर हम सबसे पहला लेवल देखते हैं, सबसे पहला लेवल देखा हमने सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पर अगर हमने देखा तो हम सेल को स्टडी किया हमने सबसे पहले, सेल जो है वो ट्रू सेल है या नहीं है, ट्रू सेल है या फिर प्रोटोसेल है, ठीक है। तो अगर ट्रू सेल है तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रू सेल, हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा था क्लास 9 में, क्लास 8 में हमने ट्रू सेल की बात की थी, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेलीज होंगे, प्लांट सेल है तो उसके अंदर एडिशनल सेल वॉल होगा। ये हमने ट्रू सेल के बारे में बात किया था। बट हमने फिर ये भी बात किया था कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस तो है, न्यूक्लियस मतलब उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है बट उसके अंदर वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बैक्टीरिया के पास, ये हमने बात किया था। तो हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन में क्या देखा, हमने सेलुलर लेवल पे देखा कि भाई सेल कैसी है। तो सेल के केस में हमने बात कर दिया कि भाई बैक्टीरिया के अंदर तो ट्रू न्यूक्लियस है नहीं, बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। तो हमने पहला ये क्लासिफिकेशन किया। अगर हम ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड सेल है, न्यूक्लियस है उनकी सेल में, विच वंस आर यूनिसेलुलर एंड विच वंस आर मल्टीसेलुलर। सेकंड लेवल पे फिर हमने बात करने लगे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक आइडियाज दे रही हूँ, ठीक है। ये पूरी क्लासिफिकेशन आप कहीं से भी 1 सेकंड में, अभी थोड़ी देर में चार्ट आ जाएगा, आप उसमें से रीड कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम सेल को देख रहे हैं, सेल में हम देख रहे हैं कि भाई ये ट्रू सेल है या नहीं है, ट्रू है या नॉट ट्रू, है ना। प्रोटोसेल है, प्रोटोसेल है तो भाई वो बैक्टीरिया हो सकता है। अब ट्रू सेल है तो ट्रू सेल में क्या हो सकता है ना, यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर। सिंगल सेल में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने अमीबा पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हमने क्लास 9 में इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पूरे एनिमल किंगडम का वो स्टडी किया है, ठीक है। उस चार्ट को आप दोबारा से निकाल के, उस लेक्चर को, क्लास 9 के बायो के लेक्चर को निकाल के एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, राइट। तो हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन आगे कर रहे हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ये जो प्रॉपर्टी है मेक्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन द बॉडी डिजाइन बिकॉज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल टाइप एंड टिश्यू। अब अगर मल्टी सेलुलर हमने बात किया है, बार बार हमने बात किया है, क्लास 9 में, क्लास 8 में और भी छोटी क्लासेस में हमने बार बार बात किया है। जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इकलौता एक सेल होता है उनके पास, उसी इकलौते सेल से क्या करते हैं, सारे काम लेते हैं उस इकलौते सेल से। एक ही सेल है तो उसी वही सेल करेगी, अमीबा डिवाइड भी हो जाएगा, अमीबा खाना भी ऐसे खाता है, फूड मतलब वैक्यू आगे अपना सूडोपोडिया बना के, मूवमेंट भी वैसे ही करता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग तरीके के उनकी सेल्स जो होती हैं ग्रुप में बन जाती हैं, वो अलग अलग टिश्यूज बना देती हैं, वो अलग अलग टिश्यूज ऑर्गन बना देते हैं, ऑर्गन्स जो है वो पूरी बॉडी को कंपोजिशन बनाते हैं। तो ये हमने मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के में डिफरेंस हम जानते हैं। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं फिर तो क्या होता है, कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट्स हैं, जो नहीं करते वो एनिमल्स हैं। अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, skeletal is inside the body or around the body will mark another fundamental design, ठीक है। इस तरीके से हम इस वाले पूरे चार्ट को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें यही बताया गया है इस पूरी स्लाइड में कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, किस किस बेसिस पे कर रहे हैं। हमने सेल से शुरू किया, ट्रू सेल है या नहीं है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके बाद हमने फिर प्लांट्स के अलग क्लासिफिकेशन जो हमने क्लास 9 में पढ़े थे, अलग से क्लासिफिकेशन पूरी, फिर हमने एनिमल्स की अलग से क्लासिफिकेशन पढ़ी थी पूरी डिटेल में, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आज ही रिवाइज करिएगा इसी लेक्चर को देखने के बाद, ताकि आपके ब्रेन में वो परमानेंटली स्टिक हो जाए। फिर हमने अगर जैसे ह्यूमन बींग्स की बात आ गई, अगर हम बात करते हैं, हम अपनी खुद की बात करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा किससे रिलेटेड होते हैं, हम किससे सिमिलर दिखाई देते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखाई देते हैं, या फिर अगर हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनसे उनके जैसे सिमिलर दिखाई देते हैं।
भाई बहन के साथ हमारी सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, फिर हमारे फर्स्ट कज़न आ गए, सेकंड कज़न आ गए, भाई हमारे चाचा ताऊ मौसी के बेटा बेटी, उनसे हमारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। फिर जैसे जैसे कज़न्स दूर होते जाएंगे हमारी सिमिलैरिटीज़ उनसे कम 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 होती जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स डिफरेंट हैं, है ना। उनकी एक पेरेंट जो होगा हमारे से रिलेटेड है, दूसरा पेरेंट जो है वो दूसरा हमारे से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए उसके जीन्स डिफरेंट होंगे, तो इसलिए वेरिएशंस आती जाएंगी। तो जो हमारे सिबलिंग्स होंगे हम सबसे ज़्यादा उनसे क्लोज होते हैं, उसके बाद हमारे फर्स्ट कज़न, फिर सेकंड कज़न, उनसे उतने उतने हम जेनेटिकली डिफरेंट होते जाते हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं कज़न्स की बात करेंगे तो हमारे कॉमन उसमें क्या हो सकते हैं, कॉमन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन है, इसलिए हम उनके जैसे दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते जाएंगे कि अगर हम ऑर्गेनिजम्स में भी देखेंगे, हमने एक तरीके की क्लासिफिकेशन करने के बाद अगर हम जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में देखते हैं तो उसमें भी उसी स्पीशी के अंदर भी डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। स्पीशी में सेम जो दिखाई देंगे वो कौन होंगे, वो आपकी क्लोज फैमिली हो सकता है। जैसे कि अगर किड्स के केस में मतलब मेल और फीमेल उनका अगर ये ऑफस्प्रिंग है तो ये हाफ ऑफ द डीएनए इन दोनों से ले रहा है, 50% यहाँ से आ रहा है, 50% यहाँ से आ रहा है, तो दोनों की तरह सिमिलर है। जितने भी बच्चे होंगे 3-4 जो भी भाई बहन है, 2 भाई बहन है, तो वो दोनों भी सिमिलर होंगे, राइट, क्योंकि हम उन सबके पास कॉमन जीन्स आ रहे हैं, इसलिए वो सिमिलर है। अब हम बात करते हैं, ओके बिफोर दैट एक चीज और है, देखो हम जो है ट्रेस करते हैं अपने एंसेस्टर्स को, है ना। अगर हम किसी एक ऑर्गेनिज्म मतलब हम एक ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप खुद के बारे में बात करिए, तो खुद के बारे में आप बात करेंगे तो आप जानेंगे कि ओके यू, अगर आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं ओके, तो आप देखेंगे कि आपके फादर मदर, है ना, मदर, फिर आप देखेंगे कि आपके फादर की आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आपकी मदर की भी वही ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपके केस में, है ना। फिर आप इधर से पीछे देखेंगे, आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी भी ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंड मदर होंगी, आपकी ग्रैंड मदर है उनके भी फादर होंगे, उनकी मदर होंगी, ठीक है, उनकी भी फादर मदर है। तो अब क्या हो रहा है, हमने लास्ट क्लास में क्या बात किया था, 7 जनरेशन तक जो भी जीन्स हैं वो इस बच्चे के अंदर विच इज यू एग्जिबिट कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी जीन्स 7 क्या उससे भी ज़्यादा जनरेशन तक लोग क्लेम करते हैं, बट 7 जनरेशन तक के कोई भी जीन्स आपके अंदर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेस करने बैठे, अगर आप अपना फैमिली ट्री अगर बनाया है या फोटोग्राफ्स देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ओके, जैसे कुछ लोग बात करते हैं घर में, अच्छा ये जो बच्चा है इसके ये तो अपनी दादी के ऊपर गया है ना, दादी के ऊपर गया है, तो दादी की जो जीन्स हैं वो यहाँ पे एग्जिबिट किए, है ना। तो इस तरीके से ये आप अपनी नानी के ऊपर भी जा सकते हैं। हो सकता है आपकी नानी आपको बताएं कि भाई आपकी ब्राउन आइज़ हैं, वो ये बताएं कि भाई आपकी आइज़ जो है वो तो मेरे मम्मी जैसी है, उनके मम्मी जैसी। हो सकता है आपके नानी की मम्मी जैसी आपकी ब्राउन आइज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है आपके अंदर वही जीन्स जो कि यहाँ से कैरी हुआ, यहाँ से यहाँ कैरी हुआ, यहाँ से यहाँ कैरी हो गया, और यहाँ जब कैरी हुआ तब ये इसने अपने आप को एग्जिबिट कर दिया, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं हम, एट सम पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ नॉन लिविंग मटेरियल मस्ट हैव गिवन राइज टू लाइफ। देयर आर मेनी थियोरीज अबाउट हाउ दिस माइट हैव हैपेंड। हम पुराने उसको ट्रेस करते जाएंगे ना अपनी पुरानी हिस्ट्री को, तो एक दिन हम बात करते हैं विच इज़ लाइक क्वाइट मिथिकल, जिसमें हम बात करते हैं एडम ईव की जो फर्स्ट ह्यूमंस थे वो एडम ईव, या जो भी जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उनके रिलीजन में अलग अलग नाम हो सकते हैं। उससे भी पहले हम देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स थे ही नहीं, अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म थे। उससे भी पहले हम देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म और तरीके थे। फिर हम बायो पढ़ चुके हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई। अब बात आपका थॉट प्रोसेस के बारे में सोचिए कि जब लाइफ अर्थ के ऊपर कोई लाइफ फॉर्म नहीं था तो वो पहला लाइफ फॉर्म कैसे आया, हाउ डज इट दैट हैपन। अगर वो पहला लाइफ फॉर्म कोई लाइफ फॉर्म था ही नहीं, कहीं से तो स्टार्ट हुआ है। जैसे हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, कहीं से स्टार्ट हुआ है। हमने एक थ्योरी दी है बिग बैंग थ्योरी, ओके, बिग बैंग थ्योरी पहले वो ब्लास्ट हुआ है। अगर हम उससे भी पहले सोचें वो ब्लास्ट होने से भी पहले क्या था, तो आप मतलब दिस इज लाइक क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग। आप ये सोच के देखिए कि वो ब्लास्ट जो हो रहा है, एक स्पेस है ना, उसी में तो वो फैल रहा है ना, वो स्पेस का एक्सपेंशन होता जा रहा है। वो ब्लास्ट से पहले क्या था, जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं, जिसको हम 10 बिलियन ईयर्स पहले अगर बिग बैंग हुआ है विच इज अ थियरी, तो उससे पहले क्या था, फिर उसके पहले भी तो कुछ था।
तो फिर आप देखेंगे कि टाइम स्पेस फोर्थ डायमेंशन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको सोचिएगा, इस पे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते उसको, बट हम यहाँ ये बात डिस्कस कर रहे हैं जो पहला लाइफ फॉर्म आया अर्थ के ऊपर, विच इज़ अ सिंगल सेल, जो ट्रू सेल भी नहीं था, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? उसकी डेवलपमेंट तो नॉन लिविंग चीज़ों से हुई, राइट? इसका मतलब नॉन लिविंग, जो जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, दैट नॉन लिविंग थिंग इज ऑल्सो केपेबल ऑफ बिकमिंग अ लिविंग थिंग। क्योंकि सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करते हैं, ज़्यादा दूर ना जाएं यूनिवर्स में, अपने ही अर्थ की बात करें, तो जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म जब अर्थ पे आई है, उससे पहले कोई लाइफ फॉर्म थी नहीं। तो सबसे पहले वाली लाइफ फॉर्म जो सिंगल सेल बनी है, वो कैसे बनी है? नॉन लिविंग चीज़ों से बनी है। ये एक थॉट प्रोसेस है आपके लिए, आप इसके बारे में सोचिएगा कि जो पहली लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर आती है वो बनती है एक नॉन लिविंग चीज़ से। तो जो नॉन लिविंग चीज़ जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, वो एक्चुअल में नॉन लिविंग है नहीं, उसके पास पोटेंशियल है लिविंग बनने का। सो विद दिस थॉट आई हैव कंप्लीटेड दिस वन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम अडेप्टेशंस की बात करेंगे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगर ट्रेस करने की बात करेंगे तो हम कुछ अडेप्टेशंस। ओके, तो विद दिस थॉट हम ये इस चैप्टर को यहाँ पे, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम कुछ इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, कुछ अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हुए, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आपको मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इसमें से जो आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वेरिएशंस आती हैं। डायरेक्टली इसमें से इस तरीके से सवाल वैसे नहीं मिलेगा आपको स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल मिलेगा इसमें, जिसमें से आपको देख के बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ के समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।